तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है भाई, एग्ज़ाम सर पे है, टाइम हमारे पास कम है, कम टाइम में सिलेबस कवर करना है ज़्यादा, ठीक। अच्छा, सिलेबस कवर करने के अलावा क्या है, अपन को रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन का पैटर्न बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। इस पैटर्न को फॉलो करना मैंने हर जगह देखा है, अपने कॉलेज टाइम पे और अपने नॉर्मल डेज में भी, अपने स्कूल टाइम पे मैंने बहुत देखा है और रियली इट वर्क्स। लेकिन अभी नहीं, क्लास के बाद बताऊंगा, मैं आप क्लास के एंड में बताऊंगा तुमको। चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो मुझे बतानी है आप लोगों को, ये जितने भी स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम टाइम में ना, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सोना आपको, लेकिन बहुत कम ही मत सोना। कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूर लो। 12 बजे सो रहे हो तो कम से कम सुबह 6 बजे तक तो आराम से सो। बहुत कम भी अगर नींद होगी ना तो उसमें भी क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी। कुछ बच्चे सोचते हैं क्या कि मैं कम सोऊंगा तो ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिलेगा, तो रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 5, 4, 6 बजे उठ जाएंगे। अब सोचो, सुबह 6 बजे उठोगे तो गारंटेड बात है कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी थकी थकी रहेगी। आपके पास बेसिक टाइम होगा लेकिन उस एफिशिएंसी का काम नहीं कर पाओगे जिससे आप एक बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर काम कर सकते हो। बात समझ में आई? और क्योंकि आपका तो काम ही मेंटली है, तो उस कंडीशन में आपकी नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सेकेंड टाइम ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं, संडे को छुट्टी मिली, घूमने निकल गए, खेलने निकल गए, ठीक है, वो भी एक तरह माइंड फ्रेश करता है, लेकिन कोशिश करो कि नींद पूरी कर लिया करो उस खाली टाइम के अंदर, क्योंकि फ्रेश माइंड से पढ़ने में अपना मज़ा है। और दूसरी बात, अब ना एग्ज़ाम टाइम है, बहुत ज़्यादा खाना मत खाओ। बहुत ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है, इंसान थोड़ा स्लगिश रहता है, ढीला रहता है, नींद वाला बंदा रहता है। सर्दियाँ आने वाली है तो पता है ना बात, कम खाना खाना, ठीक है। कुछ बंदे क्या करते हैं, खाना खाते पेल के बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का खाना खाते हैं। जहाँ भूख है, मतलब मान के जो बटर चिकन बन गया, भूख है मान लो चलो 2 रोटी की, 4 रोटी की, 8-10 खा गए। ये गलती मत करना, मजाक नहीं करा, गलती मत करने वाली। ये गलतियाँ बहुत बार होती है बच्चों से। और जब 8-10 रोटी खाओगे ना तो गारंटेड बात है नींद आएगी यार। तो क्या ना, खाने पे ज़्यादा फोकस ना करो, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहो। लिक्विड से डाइट से क्या होता है कि आपका माइंड ऑप्टिमम काम करता है। मेरे सर बताया करते थे कि लिक्विड डाइट ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जूस, लस्सी वगैरह जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पानी वगैरह तो आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी पिए, पानी भी एक लेवल तक पियो। बहुत सारा पानी पीने से भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन लिक्विड डाइट जैसे बीच बीच में ब्रेक लेकर आप जूस ले सकते हो, लस्सी ले लो, ज़रूर करो। आपका खान पान बहुत ज़रूरी है भाई। एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन भी बहुत मैटर करता है इससे, ठीक है। आपका डाइट, आपका न्यूट्रिशन बहुत मैटर करेगा इन सब चीज़ों के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं बच्चों। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम से पहले बीच चैप्टर को बीच में छुड़वा दिया था मैंने, तो दैट्स द रीज़न मैं इसको दोबारा से लेके चल रहा हूँ। आदत वाली क्लास में पूरी बेसिक खींच दूंगा उसकी, ठीक है। आदत वाली क्लास में पूरी की पूरी बेसिक खींच दूंगा। देखो, EMI के अंदर मेरा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको याद होगा ये टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन ये है मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसे क्या शो करेंगे, फाई बी से शो करते हैं इसको, ठीक। अच्छा, ये है क्या चीज़, तो ये होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग, ठीक है, पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, मतलब समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब है कि मान के चलो कि कोई भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं, तो किसी एरिया कर लो या बोल दो या सरफेस बोल दो, या सरफेस बोल दीजिए, कोई भी आपके पास सरफेस है, जितनी फील्ड लाइंस है वो कि सरफेस के परपेंडिकुलरली अगर पास होकर निकल रही है, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं।
ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक क्या कर दिया, मैंने एक सरफेस लगा दिया। सरफेस लगाया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। अब मैंने क्या बोला, इस पूरे सरफेस से केवल 3 लाइंस निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 3। क्या बनेगा, 3। कोई दिक्कत, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा, 3 होगा। अच्छा, मतलब एक बात क्लियर है कि जितने भी जो फील्ड लाइंस है वो की सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होकर निकल रहा है, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, उसको बोलूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स बोलूँगा। क्लियर है बात? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, नोटेड बाय 5b। यहाँ तक कितना क्लियर है, फटाफट नोट करें। देखो ये तो हमने नॉर्मल सीख लिया। अगर मान लीजिए कि अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने स्ट्रॉन्ग कर दी, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कब होती है, जब सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज आ जाते हैं। तो एक बात समझ में आई कि अगर मैं बोल दूंगा कि व्हेन, फर्स्ट बताता हूँ, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा देन क्या होगा, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कम क्लोजर। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा स्ट्रांग हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बहुत पास नज़दीक आ जाएंगे। अब नज़दीक आएंगे तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड है जा रही है, सेम सरफेस है, बट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स पास लाइंस जो है वो क्लोज आ जाएंगी बच्चों। अगर वो क्लोज आएंगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होकर निकल पाएंगी, होगा। अगर प्यारे बच्चों ज़्यादा फील्ड लाइंस अगर पास होकर निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पर 5b कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, पहले 3 था बट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, ये क्लोज आ रही हैं, सारी की सारी लाइंस क्लोज हो गई, तो अब ज़्यादा निकल जाएंगी, अब क्या होगी, 5 हो गई। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो मेरा क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है। डाउट किसी को? एरिया मैंने सेम रखा है बट पहले वीक था, अब स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग होते ही फील्ड लाइंस पास आ गई, फील्ड लाइन पास मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। बात समझ में? यानी कि एक बात क्या क्लियर है, एक बात क्लियर है कि मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, तो मेरा फ्लक्स जो हो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कम कर दूंगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? सब सहमत है? फटाफट नोट करें क्लास। बात समझना, एक तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड के मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए मेरे पास बड़ा सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल पैटर्न होता है, और वो ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है तो मैं एरिया बढ़ा दूंगा। तो बोलूँगा व्हेन, सेकंड केस क्या है, व्हेन एरिया इज इंक्रीज्ड। अगर मैंने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो पहले मैग्नेटिक फील्ड उतना ही था बट अब मैं एरिया बढ़ा दूंगा, तो मेरा एरिया बढ़ाने से क्या हुआ कि ज़्यादा फील्ड लाइंस इसमें से निकल गएंगे, ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल गएंगे इसमें से, ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल गएंगे इसमें से, ठीक है। तो ऐसा और ऐसा, तो नोटिस करना एरिया बढ़ाने से क्या था, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 फील्ड लाइन निकल के आ रहे हैं, तो मेरे पास 5b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये भी क्या शो करता है, यहाँ पे 2 बातें क्लियर होती हैं। पहली चीज़ क्या, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दूँ या मैं एरिया बढ़ा दूँ, दोनों ही केस में क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। दोनों वाली केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा प्रॉपर इंक्रीज होता है। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक बात फटाफट नोट करो, प्लस करो इसे। तो एक बात क्या क्लियर है इस चीज़ से, इन बात से दो, एक बात से एक बात क्लियर है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करना है, मैं बोलूँगा क्या करूँगा, मैं एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखता हूँ, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स,
टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक, पहले काम करना, क्या करना है, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड क्या करना है, इंक्रीज द एरिया, या इंक्रीज सरफेस एरिया बोल दो, सरफेस एरिया बोल दो। फटाफट नोट करें क्लास जल्दी उसको। अच्छा, दिमाग लगाना इस चीज को लेकर। यहां पर क्या होगा, यानी कि इसे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इसको फटाफट नोट करें क्लास। तो हमने इतना तो कवर कर लिया। अब सोचो, जरूरी है कि क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, क्या मैं इसके अंदर एक चीज रख सकता हूं? अगर मान लीजिए मेरा सरफेस जो है वो, मेरा मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है बच्चों, या मान लीजिए सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड मेरा यूं जा रहा है। तो दिमाग लगाना, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर जो होगा बच्चों वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ पर तो क्या है, अब यहाँ पर एक एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे थीटा ही मैटर करता है। थीटा कैसा है, यानी कि इट ऑल्सो डिपेंड ऑन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इस पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई, वो क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना बच्चों, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। इन तीनों पे डिपेंड करेगा बच्चों। क्योंकि बी ए कॉस थीटा है, इसलिए आई कैन सी दैट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसको मैं बी डॉट ए के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी जो है, पहली बात ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना, टेस्ला स्क्वायर मीटर कर दो, टेस्ला स्क्वायर मीटर बोल दो, और बोल सकते हैं टी एम स्क्वायर, या फिर एक होता है नया टर्म होता है वीबर, इसे क्या बोलते हैं, वीबर। इतना क्लियर है, फटाक से नोट कर लो कुछ। नाउ क्लास, इतना उम्मीद है कि सबका हो गया होगा, नोट कर लिया इसको। अच्छा, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैराडे एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक है, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, फैराडे एक्सपेरिमेंट। बेटा समझना इसको, फैराडे एक्सपेरिमेंट समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, हम मजे में ले जाते हैं इसको। देखो फैराडे एक्सपेरिमेंट लिखो, फैराडे एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। बेटे समझना इसको जरा, ये हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो फैराडे क्या, थोड़ा बता देता हूं मैं। फैराडे का पूरा नाम था माइकल फैराडे नाम था। याद रखना, दिस इज द मैन, ये वो इंसान है जिसने EMI वाला कॉन्सेप्ट दिया था। एंड ये इतने ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि, मतलब बोलते दूरदर्शिता से कहते हैं इनकी, ये बहुत विजनरी थे, बहुत विजनरी थे ये। जब इन्होंने EMI को ढूंढा था या EMI डिस्कवर किया था, तभी ये समझ गए थे कि ये चीज़ फ्यूचर में बहुत आगे जाएगी एंड बहुत इसके एप्लीकेशंस बहुत सामने आएंगे, ठीक। बहुत विजनरी थे ये। और एक थे निकोला टेस्ला, ठीक, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को एक नया आयाम दिया। मतलब इन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि हाँ जी, इसके बाद अब आगे कुछ ना कुछ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निकोला टेस्ला एंड माइकल फैराडे बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट। कभी इनके बारे में बताऊंगा, निकोला टेस्ला ने कभी शादी नहीं की थी, पता है, हाँ, कभी शादी नहीं की थी उन्होंने, ठीक। उन्होंने अपनी किसी डायरी में लिखा भी है कि आई सेक्रीफाइस माई लाइफ, या कहता है कि आई कंट्रीब्यूट माई होल लाइफ टू साइंस।
समझ रहे हो? एंड चलो ठीक है, इस बार में वो सेलिबेसी को मतलब फॉलो करते थे, ही फॉलो सेलिबेसी, मुझे बोलता है ब्रह्मचर्य कहते हैं, कहते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, आओ जरा स्टार्ट कर दो। अब देखो क्या होता है कि मैं मान के चलता हूँ कि भाई मेरे पास जो यहाँ पर वो है क्या, मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, आई रिप्रेजेंट जस्ट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज द इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो बच्चों, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए तो मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लिया, इसको बोलते हैं वायर, कौन सी, कंडक्टिंग वायर मान लो। मैंने क्या किया, एक तरह कंडक्टिंग वायर है बच्चों, मैंने यूज किया इसमें, तो मैं लिखवाता हूं उसमें, हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है एंड अ कंडक्टिंग वायर is in the magnetic field, is in the magnetic field। एक कंडक्टिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फटाफट नोट करते रहे क्लास। एंड उसके बाद बोला कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, then current induced in the coil, then the current induced in the coil। इन्हें कहना ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो बात समझो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज गोइंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहा है। अब इनवर्ड जा रहा है तो मैं इसको क्रॉस से शुरू कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने कंडक्टिंग वायर डाल दिया, कंडक्टिंग वायर डालने के बाद क्या होता है कि मैंने नोटिस करा कि अगर मैं यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूँगा तो मैं नोटिस करूँगा क्या कि इस वायर के अंदर क्या करंट इंड्यूस हो रहा है। देयर इज नो बैटरी, नो एनी सोर्स, बट मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या हुआ, इस वायर के अंदर करंट जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। दिस करंट इंड्यूस हो रहा है इन द कॉइल। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं बच्चों। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्लियर है बात? डाउट किसी को इसमें? कवर कर लो जल्दी से बच्चों। अब जो करंट जो इंड्यूस होगा ना बच्चों, तो इसमें बात बता देता हूं, एक बात याद रखना, इसमें एक नोट लिख लो, NOT नोट लिख लो, बहुत ही प्यारा नोट है, बहुत प्यारा नोट। इसको हिंदी में लिखवा रहा हूं, क्या बोलूंगा, ये इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस करंट तभी तक रहेगा जब तक, ये इंड्यूस करंट जो होता है वो तभी तक रहेगा जब तक जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। बात सुन में आई? मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, ये करंट इंड्यूस होता रहेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुआ, करंट विल बी जीरो। बात सुन में आई? अभी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कम तो करंट होगा इंड्यूस, लेकिन जैसे आपने छोड़ दिया और मैग्नेटिक फील्ड होगी कांस्टेंट होती क्या हुआ, करंट में जो इंड्यूस करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बात सुन में आई? ठीक है, लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होते ही इंड्यूस्ड करंट विल बी जीरो। कितनों क्लियर है ये चीज के कॉन्सेप्ट? घुस गई हाथ भेजे में?
कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लैरिटी पूरी तरह से? चलो ठीक है बेटा, मेरा केस समझिए अब जरा। अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी क्या कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दूंगा। सेकंड केस देखो जरा क्लास, मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो जरा। अब मेरे पास बी है बेटा, बी कांस्टेंट है। अब मैंने रूल बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो करंट इंड्यूस कैसे होगा। तो यहां मैंने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट, लिखेंगे दोबारा लिखेंगे। नाउ ये सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है बच्चों। मैंने बोला हेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, वो अंदर की तरफ है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। दोबारा समझिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट से अंदर की तरफ है एंड कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां से बेनिफिट क्या मिला, बट यहां पे एक बात करना, बट एनी हाउ किसी भी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रिंग का या कह सकते हो इस वायर, ये जो है ना पोर्शन है, इसका मैं एरिया बढ़ा दूं। मैं क्या बढ़ा दूं, एरिया, मतलब ये कांस्टेंट कर दूं, बस का एरिया बढ़ा दूंगा मैं। उस कंडीशन में क्या होगा, बट एनी हाउ दिस सरफेस एरिया ऑफ कॉइल स्टार्ट इंक्रीजिंग। मान लो एनी हाउ जो क्या कॉइल का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, या स्टार्ट चेंजिंग कर लो, स्टार्ट चेंजिंग कर दो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो बात को समझना इसमें, मतलब क्या किया, अब मेरे पास बी कांस्टेंट है, बट मैं इस कॉइल के एरिया को क्या करूंगा, चेंज करना शुरू कर दूंगा। कभी कम कर दूंगा, कभी ज्यादा कर दूंगा, कभी कम तो कभी ज्यादा, मतलब कभी छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, छोटा बड़ा हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे भी करा ये होगा बच्चों कि इसमें करंट क्या होगा, इससे करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इस कॉइल में करंट क्या इंड्यूस हो जाएगा, एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बताओ, सिंपल। सेकंड केस क्लियर है बच्चों? दोबारा समझिए, मैंने इसका कांस्टेंट रखा, पिछली बार कांस्टेंट नहीं था, पिछली बार हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे, इस बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया हमने, मैं कांस्टेंट रखा है और एरिया चेंज कर रहे हैं, एरिया छोटा बड़ा हो रहा है। इससे क्या होगा, करंट कॉइल में इंड्यूस होगा, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज EMI। इसी को बोलते हैं क्योंकि हमने कुछ का इस्तेमाल नहीं किया, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब चेंजिंग एरिया के वजह से करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये केस क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, तीसरा केस बता रहा हूं कि अब दोबारा से हमने वही चीज, सेम चीज करी, लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। कहानी में ट्विस्ट क्या है, और तब से देखो, और अभी तो रुको, ध्यान दो इधर, इसमें करना क्या है, देखो ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि अब क्या है, इसे कांस्टेंट कर दिया, इसका एरिया ही फिक्स कर दिया। अब गेम के अब मैं बी कांस्टेंट कर रहा हूं, इसका एरिया ही मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसके एरिया को भी चेंज नहीं करूंगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि फिर से क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। कैसे, अब इन्होंने क्या किया, रोटेट करना शुरू कर दिया अपने एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर, रोटेट करना शुरू कर दिया। कैसे, कुछ ऐसे मान लिए और ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया, इधर से और ऐसे करके रोटेट करना शुरू कर दिया। जब ये रोटेट होगा तो बेटे ध्यान से देखो, क्या एंगल चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल था वो चेंज होगा। कॉमन सी बात है, नहीं बस उनमें ही। अगर सरफेस, अगर मान लो ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, सरफेस ऐसा है, तो सरफेस और एरिया, तो मान लो एरिया ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा है, तो इनके बीच में एंगल भी तो कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अगर आप इसी को रोटेट करना शुरू करोगे तो गारंटेड बात है इनके बीच का थीटा चेंज होगा, नहीं बस उनमें ही। अरे बेटा समझ लो बात को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, सरफेस मान लो कि इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो इनके बीच में ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। लेकिन जब आप सरफेस को रोटेट करोगे
तो ये एंगल चेंज होता रहेगा ना, बताओ, एंगल कम ज़्यादा होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस एंगल से ही फर्क पड़ता है बच्चों, ठीक। तो मैं बोलूँगा कि इफ़ अब थर्ड केस में क्या है कि थर्ड केस में मैंने बोला कि हेयर, ये थर्ड केस देख लो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, बट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है एंड इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों, कांस्टेंट है एंड इनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों, एंड रोटेटेड ऐसा करो, कॉइल इज रोटेटेड एंड कॉइल इज रोटेटेड। ध्यान से देखना, अगर कॉइल रोटेट होगा देन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग होगा। अगर ये चेंज होगा तो गारंटेड बात है बच्चों थीटा चेंज होगा, देन इससे क्या हुआ, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, यानी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, एंड दिस इज द EMI, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि एक बात हमें इन्होंने सिखाई कि भाई इन तीन तरीके से क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होता जा रहा है। मतलब तीन तरीके से मतलब क्या है, हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है बच्चों। पहले हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज किया, फिर एरिया चेंज कर दिया, अब इसके थीटा को चेंज कर रहे हैं। अब इन तीनों के केस में क्या हमारा फ्लक्स जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हुआ तो हमारे पे क्या बनेगा बच्चों, EMI जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा बच्चों। फटाफट नोट करें क्लास। तो बेटे एक चीज़ समझना, इंड्यूस करंट जितना भी होता है, अगर आप इंड्यूस करंट की बात कर रहे हो, इसको समझ लीजिए बच्चों, समझिए, प्रॉपर समझना। करंट, इंड्यूस करंट जनरेटेड बाय, अगर बात करता हूं इंड्यूस करंट जनरेटेड बाय, पहला क्या है बच्चों, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड B, सेकंड क्या है बच्चों, चेंजिंग द एरिया, या चेंजिंग सरफेस एरिया बोल दो, सरफेस एरिया ऑफ कॉइल। थर्ड पोर्शन, चेंजिंग द थीटा, व्हाट, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा समझना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है बच्चों, पहला चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दो, वीक कर दो, उससे फर्क पड़ेगा। सेकंड क्या है, कॉइल के सरफेस एरिया को बढ़ा दो, कम कर दो, और थर्ड पोर्शन क्या है बच्चों, एंगल थीटा को चेंज कर दीजिए। इन तीनों से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, चेंज, मतलब इन तीनों से क्या होगा, आपका करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगा। मतलब ये तीनों के तीनों एक बात की गवाह हैं कि इन तीनों से क्या हो रहा है, इन तीनों से आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। देख लेंगे, दिस शोज दैट, ऐसे कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, इन तीनों से एक बात क्लियर हो रही है, लिखो, दिस शोज दैट द इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड when the magnetic flux link with coil changes। मतलब एक बात क्लियर है बच्चों, ये शो करता है बच्चों, वो क्या होता है, जब भी कभी इंड्यूस करंट कब जनरेट होता है, जब आपका कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रखा है वो चेंज होगा। अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मेरा इंड्यूस करंट जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, इंड्यूस करंट जीरो। क्लियर बात बच्चों? इसमें एक बात लिख लो, नोट लिख लो,
इसमें नोट लिखना, नोट, NOT, नोट लिख लो बच्चों। लिखेंगे इंड्यूस करंट तभी तक रहेगा, इंड्यूस करंट तभी तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। मतलब क्या कहना चाहता है बच्चों कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट इंड्यूस होगा। जहां मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, करंट अपने आप ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंड्यूस करंट जीरो। अब सुनो मेरी बात को, ये फटाफट आप लोग नोट कर लो। मैं अभी क्लास में इतना ही कराऊंगा अभी। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि क्लास के एंड में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। देखो, रिवीजन का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, रिवीजन को खास ध्यान रखा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिवीजन पैटर्न खराब है तो आप कितना भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, रिवीजन पैटर्न खराब होने की वजह से आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। रिवीजन मस्ट है बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई ही पढ़ाए, कहीं पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप रिवीजन अच्छा नहीं करोगे आपका सब कुछ बर्बाद है। रिवीजन कैसे करना है? अभी घर जाना, अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। अभी घर जाओ, घर जाते ही पहला काम करना क्या, चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिए, पूरा का पूरा इन वन वे रिवाइज कर लो। अगले मॉर्निंग जब पढ़ने बैठोगे तो एक बार तब रिवाइज कर लो। 2 बार रिवीजन होगी, चलो पहली चीज़ खत्म। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक बार लिख के भी देख लो, एक बार वैसे करके देख लो, रिवीजन होगी। सेकेंड डे रिवीजन करोगे तो फर्स्ट डे का पूरा रिवीजन करना है और सेकेंड डे तो रिवाइज करना है। थर्ड डे रिवीजन करोगे तो फर्स्ट डे भी करना है, सेकेंड डे भी करना है, थर्ड डे भी करना है। फोर्थ डे जो पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन कैसे करोगे, फर्स्ट डे भी करोगे, सेकेंड डे भी करोगे, थर्ड डे भी करोगे, फोर्थ डे भी करोगे। फिफ्थ डे कराऊंगा तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे करोगे। तुम देखना जिस दिन छठे दिन होगा या एक हफ्ते का रिवीजन जो होगा आपका, एक हफ्ते में जो रिवीजन कराऊंगा, स्टार्टिंग के 3 दिन वाले ना आपको रटे होंगे, बताएं। स्टार्टिंग आपको फिर क्या है, लास्ट के बीच के 4 दिन वाले जो होंगे ना, बस आपको वही करना है। बाकी स्टार्टिंग के, और ऐसे करते करते एक चैप्टर मान के चलो कि आपको 10 क्लास होते हैं या 10 दिन लगते हैं एक चैप्टर को कवर करने में। अब मान लो 10वें दिन जब रिवीजन करोगे ना तो स्टार्टिंग के 6 पेज तो आपको पूरा वैसे याद होगा। स्टार्टिंग के 6 पेज में जो कॉन्सेप्ट होगा आपको वैसे याद रहेगा। एंड रिवीजन एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर। रिवीजन बहुत बड़ा पॉइंट है। आप कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ समझ के जाओ, अगर आपने रिवीजन नहीं किया आपके कॉन्सेप्ट बर्बाद है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़, बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं सर फॉर्मूलाज समझ नहीं आते हैं, फॉर्मूला में प्रॉब्लम आती है। याद रखना कारण क्या है, आपके फॉर्मूला को रिवाइज करने का तरीका गलत है। एक चैप्टर के अंदर जितने फॉर्मूलाज हैं उसकी ना क्या करो, उसको पेपर पे लिख लो और पेपर पे लिख के उसको अपने जेब में डाल दो। जेब में डालने से याद नहीं होगा। अब क्या करो, आप कहीं बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप दोस्तों के साथ में, अकेले, छत पे गाना सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं बैठे हो, 5 मिनट निकालो, एक बार उसको देखा, रिमाइंड कर लिया उनके अंदर। फिर मान लो आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में कहीं चल रहे हो, आपने निकाला, एक बार देखा, रिमाइंड कर लिया, रख दिया। आपको फॉर्म रटना नहीं है, आपको उसको बार बार लगातार एक बार रीड कर लेना है, बार बार उसको रीड कर लेना है। इससे क्या होगा, ये चीज़ जब एक चीज़ को एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो एक धीरे धीरे अपने आप ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपके अंदर जाके जाता रहेगा 4 बार, 5 बार, 6 बार करते करते आता रहेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही पूरी तरह से याद हो जाएंगी। एक गाना होता है, गाना कैसे याद आता है अपन को, है ना। अब आतिफ ने गाना गाया था ओ मेरी लैला, है ना। अब उस गाने के लिरिक्स आपको पूरी तरह याद होंगे, है ना। जतिन को देख रहे हो तुम लोग नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ, वो क्यों याद हो रहा है हमको, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वो हम बार बार सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो आके फिक्स हो रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीज़ पूरी तरह याद हो जाता है। क्यों, उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो।
बात सुन में आई। रिविजन पे खास ध्यान दो, बहुत सारा खाना एक बार मत खाओ, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा फोकस करो। अरे थोड़े पतले दिखोगे ना यार, ज़्यादा खाना नहीं खाओ, पतले दिखो कोई बात नहीं, बाद में बना लेना बॉडी यार, बॉडी तो बनाने का अभी बॉडी सारा गेम तो यार वही है, बाद में बना लेना, अपनी घर की खेती है यार। बट क्या है, पहले अपने इसे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, गुड नाइट, मौज करो, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, बाय।